अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 11 इंग्लिश की 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि एक नज्म है, पोएम है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए इस नज्म की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जबकि वाइल रीडिंग प्री रीडिंग के भी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में प्यारे बच्चों आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एक्सरसाइज के बाकी जितने भी सवाल हैं प्यारे बच्चों, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। इस नज़म की ट्रांसलेशन एंड हर स्टेंजा की प्यारे बच्चों रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। पेज नंबर 26 पे प्यारे बच्चों आपको वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर इट कम्स डाउन द वॉक? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप ये नोट कर लें, तहरीर कर लें। आफ्टर द बर्ड कम्स डाउन द वॉक इट bites a worm in half and eats it raw, drinks dew from a blade of grass, moves aside to let a beetle pass, looks around quickly with alert eyes. These actions show the bird's natural behavior in the wild. इसके बाद प्यारे बच्चों आपको दूसरा सवाल है वाइल रीडिंग का। हाउ डज द स्पीकर interact with the bird? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये है, the speaker offers the bird a crumb, small piece of food. However, the bird does not accept it and instead quietly opens its wings and flies away. The speaker watches all this silently without disturbing the bird. तीसरा सवाल है प्यारे बच्चों आपका वाइल रीडिंग का। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन ईच स्टैंजा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है, हियर्स द राइम स्कीम फॉर ईच स्टैंजा। स्टैंजा नंबर 1 AABC, स्टैंजा नंबर 2 DEED, स्टैंजा नंबर 3 FGFG, stanza number 4 HI, stanza number 5 JKJL. Each stanza usually has 4 lines and some lines rhyme while others don't, a common pattern in Emily Dickinson poetry. आखिरी सवाल है बच्चों आपका वाइल रीडिंग का। हाउ डज द राइम स्कीम कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फ्लो एंड रिदम ऑफ द पोएम? तो इसका आंसर है बच्चों, द अल्टरनेटिंग एंड राइट राइम scheme gives the poem a gentle and flowing rhythm. It reflects the soft natural movement of the bird and keeps the poem calm and musical. The irregular rhymes also match the unexpected behavior of the bird, adding to the natural feeling. तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर वाइल रीडिंग के जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल है पेज नंबर 28 पे, ग्लोसरी का हम पहला सवाल सोल्व करें प्यारे बच्चों। वर्ड्स मीनिंग्स आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आगे उनके मीनिंग्स इंग्लिश में लिखे गए हैं, काफी डिटेल में आपको बताए गए हैं। तो मैंने आपके लिए प्यारे बच्चों आसानी की है, जितने भी वर्ड्स गिवन है इनके मैंने उर्दू में मीनिंग लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला वर्ड है आपका एंगल वर्म, इसका मतलब है कीड़ा। दूसरा वर्ड है बीट्स, जिसका मतलब मोती। कॉशियस का मतलब है मोहतात। इसके बाद है प्यारे बच्चों कॉन्वीनियंट का मतलब है आसान। ड्यू का मतलब शबनम। ऑर्स का मतलब है चप्पू। फ्लैशलेस का मतलब बेआवाज। सीम का मतलब है जोर। वेलवेट का मतलब है कपड़ा। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके वर्ड्स मीनिंग्स जो मैंने उर्दू में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पेज नंबर 29 पे प्यारे बच्चों सवाल है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल है ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस नज़म के प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम, हाउ डज इट एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड? तो इसका आंसर नोट कर लें, द लाइन ही स्टीयर्ड हिज वेलवेट हेड्स is an example of personification because the bird's head is described as velvet, giving it a human-like softness. This makes the bird seem gentle and graceful, helping us understand its delicate nature. दूसरा सवाल है discuss the metaphor in the final stanza where the bird's flight is compared to ours divide the ocean. What effect does this comparison create? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, द मेटाफोर ours divide the ocean compares the bird's flight to smooth silent movement through water. This create a calming peaceful effect and shows how quietly and gracefully the bird flies without disturbing the air. तीसरा सवाल, find a symbol in the poem and explain its significance in the overall imagery. तो इसका आंसर प्यारे बच्चों, the symbol they looked like frightened beads compares the bird's eyes to scared beads. It adds to the imagery by showing the bird's alertness and nervousness, making it seem more alive and sensitive to its surroundings.
Question number 4. How does Dickinson use visual imagery to describe the bird section? Provide examples. Dickinson used visual imagery such as hopped sideways to the wall and glanced with rapid eyes to help readers picture the bird's movement. These images show how active, quick and alert the bird is. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका प्यारे बच्चों. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द tactile imagery in the phrase he stirred his velvet hat? How does it contribute to the tone of the poem? तो इसका आंसर है द phrases velvet hat gives a soft and gentle feeling through touch imagery. It adds to the calm and tender tone of the poem, making the bird appear elegant and harmless. इसका बाद प्यारे बच्चों छठा आपका सवाल है. हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम? व्हाट वर्ड्स और फ्रेजेस हेल्प create this shift? इसका जवाब है प्यारे बच्चों the mood shifts from casual observation of nature to graceful freedom. In the beginning the bird eats a worm raw real, but later it flies away blushless like a butterfly. Words like oars divide the ocean and two silver for a seam creates this soft and magical ending mood. क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका इस पोएम का. व्हाट डू यू थिंक Dickinson is trying to convey about the relationship between the humans and nature? Spot your answer with evidence from the poem. तो इसका आंसर है Dickinson shows the nature is beautiful but also independent. When the speaker offers a crumb, the bird doesn't accept it and flies away. This suggests that while humans can admire nature, they cannot control it. Question number 8 है बच्चों इस नज़म का. How does the bird's decision to fly away rather than accept the crumb reflects broader themes of freedom and independence? The bird's choosing to fly away instead of taking fruit from human shows it values freedom over comfort. It reflects the idea that true freedom means living naturally without relying on others even for help. Question number 9. How does the poem explore the concept of natural beauty versus natural brutality? Give specific examples from the text. तो इसका आंसर है at first the bird shows natural brutality by eating a worm raw. Later it shows natural beauty by flying softly like butterflies and moving blushless. This contrast highlights how nature can be both violent and beautiful. Last question is poem का. What is the significance of the speaker observing the bird without the bird's knowledge? How does this affect the tone of the poem? तो इसका आंसर है बच्चों the bird doesn't know it's been watched, so it acts naturally. This makes the tone feel calm, peaceful and honest, as if the reader is secretly witnessing a beautiful moment in nature. तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इस नज़म के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे. पेज नंबर 30 पे प्यारे बच्चों आपका बी वाला सवाल है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. तो 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस भी आपको दिए गए. इनमें से सही आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है. पहला है व्हाट इज द बर्ड्स इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम्स डाउन द वॉक. दूसरा है हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आईज. तीसरा है हाउ व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर द स्पीकर ऑफर्स इट अ क्रम्ब. चौथा द बर्ड्स फ्लाइट इज कंपेयर्ड टू. पांचवा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम. तो प्यारे बच्चों ये जो एमसीक्यूज है ये भी मैंने आपके लिए सोल्व कर दिए हैं. पहले का आंसर है बी इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ. दूसरे का आंसर सी लाइक फ्राइटेंड बीट्स. तीसरे का आंसर है बी फ्लाइज अवे. चौथे का आंसर है प्यारे बच्चों सी ऑर्स डिवाइडिंग द ओशन. जबकि पांचवे का आंसर है प्यारे बच्चों आपका सी काम एंड रिफ्लेक्टिव. इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका ये वाला सवाल भी मुकम्मल यहाँ हो जाता है. सी वाला सवाल है इसके बाद है प्यारे बच्चों अगला रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट. तो प्यारे बच्चों आपने इन सेंटेंसेस 2 आपको दिए गए, आपने इसको पढ़ना है और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है इसका सबब और असर क्या है, कॉज और इफेक्ट क्या है. ये सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. तो पहला सेंटेंस है प्यारे बच्चों द बर्ड हॉप्ड साइडवेज टू द वॉल टू लेट द बीटल पास. इसका कॉज है प्यारे बच्चों, इसका सबब है द बर्ड हॉप्ड साइडवेज टू द वॉल. इसका असर है प्यारे बच्चों बीटल्स वाज एबल टू पास. द स्पीकर दूसरा सेंटेंस है द स्पीकर ऑफर्ड अ क्रम्ब टू द बर्ड. अब इसका सबब है प्यारे बच्चों द स्पीकर ऑफर्ड अ क्रम्ब. इसका असर है प्यारे बच्चों द बर्ड रिसीव्ड द क्रम्ब. इस तरीके से प्यारे बच्चों सी वाला सवाल भी मुकम्मल हो जाता है. अगला सवाल है पेज नंबर 30 पे डी वाला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज फैक्ट और एन ओपिनियन. आपको प्यारे बच्चों 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपने बताना है क्या ये फैक्ट है, हकीकत है, और क्या ये राय है, ओपिनियन है. पहला है प्यारे बच्चों द बर्ड्स आई लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीट्स. तो प्यारे बच्चों ये ओपिनियन है. दूसरा द बर्ड्स फ्लाइट वाज ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, ये भी ओपिनियन है प्यारे बच्चों, ये दोनों राय है. ई वाला सवाल है इसके बाद प्यारे बच्चों रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिस्टिंग्विश जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स
फ्रॉम एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, आपने इन सेंटेंसेस को रीड करना है, फिर आपने बताना इनमें से ये सेंटेंसेस क्या जनरलाइज स्टेटमेंट है और क्या ये एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है, क्या ये आम बयानात है, क्या ये शवाहिद पर मबनी है। तो प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस है द बर्ड मूव्ड कॉशियसली एज इफ इन डेंजर। तो इसका आंसर है जनरलाइज स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, ये आम बयानात है। दूसरा, द बर्ड बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रो। तो प्यारे बच्चों, ये शवाहिद पर मबनी है, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। पेज नंबर 31 पे अगला सवाल है एफ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द एक्सप्लिसिट टेक्सचुअल एविडेंस फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट्स ईच वन। दर्ज झैल बयानात को पढ़ें और नज़म के अंदर वाज़े मतन के मुतालिक सबूत की शनाख्त करें जो हर सबूत को तक़वियत देता है। तो पहला आपको जो प्यारे बच्चों स्टेटमेंट है द बर्ड एट एन एंगल वॉर्म रो। तो इसका टेक्सचुअल एविडेंस है, आप देख सकते हैं, ये नोट कर लें, ही बाइट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रो। दूसरा स्टेटमेंट है द बर्ड्स आई अपीयर्ड फ्राइटेंड। इसका टेक्सचुअल एविडेंस है दे लुक्ड लाइक द फ्राइटेंड बर्ड्स आई थॉट ही स्टीयर्ड हिज वेलवेट हेड। जी वाला सवाल है रीड द फॉलोइंग इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम द पोएम, साइड द स्पेसिफिक लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट सपोर्ट ईच इन्फरेंस। वजाहत करें कि मतन से लिए गए सबूत किस तरह हर राय को तक़वियत देता है। तो पहला प्यारे बच्चों आपका स्टेटमेंट है द बर्ड्स इज कॉशियस अराउंड द स्पीकर। इसका सपोर्टिंग एविडेंस है लाइक वन इन डेंजर कॉशियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब। दूसरा है प्यारे बच्चों आपका स्टेटमेंट द बर्ड प्रीफर्स नेचुरल फ्रीडम टू ह्यूमन इंटरेक्शन। सपोर्टिंग एविडेंस है इसका एंड ही एनरोल्ड हिज फीदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। पेज नंबर 31 पे एच वाला सवाल है आपका एक्सप्लेन हाउ द टेक्सचुअल एविडेंस सपोर्ट्स ईच इन्फरेंस। वजाहत करें कि मतन से लिए गए सबूत किस तरह हर राय को तक़वियत देता है। तो पहला है प्यारे बच्चों कॉशियस बर्ड। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ये देख सकते हैं द बर्ड्स बैलेंस्ड विद राइट आइज एंड एक्टेड लाइक वन इन डेंजर। कॉशियस इसका इट ऑल्सो होप्ड साइडवेज to the wall to let the beetle pass. These details shows the bird's alertness and careful behavior, indicating that it is aware of potential threats in its environment. दूसरा नेचुरल फ्रीडम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है द बर्ड एनरोल्ड हिज फीदर एंड मूव्ड सॉफ्टर होम कंपेयर टू द ओट्स डिवाइड द ओशन। द इमेजरी ऑफ द बटरफ्लाई स्लीपिंग ब्लैशलेस सजेस्ट्स ease. This imagery conveys the bird's graceful and effortless flight, symbolizing a sense of liberation and harmony with nature, highlighting its natural freedom. पेज नंबर 32 पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्टार्ट होती है। इसका पहला सवाल है फाइंड द कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। तो दर्ज झैल अल्फाज के लग़वी और इस्तिलाही मानी ढूंढने हैं। तो पहले बच्चों ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। वर्ड्स आपको दिए गए वेलवेट, कॉशियस, गैलेंट, स्टील्ड और ब्लैशलेस। तो आपने इसका डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। तो वेलवेट का प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सॉफ्ट, ये डेनोटेटिव मीनिंग है सॉफ्ट फैब्रिक। कॉनोटेटिव का लग्जरी एंड एलिजेंस। इसी तरीके से प्यारे बच्चों गैलेंस का लुक्ड क्विकली, फ्लीटिंग, अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी। इसके बाद ऑर्ड्स का प्यारे बच्चों टूल्स फॉर रोइंग अ बोट। इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है कंट्रोल एंड नेविगेशन। ब्लैशलेस का डेनोटेटिव मीनिंग है विदाउट स्प्लैशिंग, और जबकि इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है प्यारे बच्चों ब्लशलेस का ग्रेसफुल एंड ट्रैंक्विल मूवमेंट। तो प्यारे बच्चों आप इन सब वर्ड्स के डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स को नोट कर लें। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 32 बी वाला सवाल आइडेंटिफाई ईच वर्ड टिपिकली कैरीज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव कॉनोटेशन और एंड प्रोवाइड्स एग्जांपल्स और कॉन्टेक्स्ट व्हाइल दीज कॉनोटेशंस माइट अप्लाई। शनाख्त करें आया हर लफ्ज मुस्बत या मनफी इस्तिलाह देता है और ऐसी मिसालें पेश करें जहां इन पर इस्लाहात को लागू किया जा सकता है। तो वर्ड आपको गिवन है, आपने उनके पॉजिटिव कॉनोटेशन भी लिखने हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन भी लिखने हैं और एग्जांपल्स भी लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। 3 वर्ड्स हैं गैलेंस, ग्लाइड एंड फीदर्स। इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन, एग्जांपल्स भी प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये आंसर है। पहला जो है प्यारे बच्चों गैलेंस है। गैलेंस के अगर पॉजिटिव कॉनोटेशन की बात करें अ क्विक लुक दैट कन्वेज इंटरेस्ट और अफेक्शन। नेगेटिव अ ब्रीफ लुक दैट सजेस्ट इंडिफरेंस और डिसमिसल। एग्जाम्पल है शी गेव हिम अ लॉन्ग गैलेंस मेकिंग हिम स्माइल। दूसरा एग्जाम्पल है ही शॉट हर अ कोल्ड गैलेंस इंडिकेटिंग डिसअपीयर्ड। ग्लाइड का मतलब ग्लाइड प्यारे बच्चों इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन है टू मूव स्मूथली एंड एफर्टलेसली। नेगेटिव है इसका प्यारे बच्चों टू मूव विदाउट कंट्रोल और रेकलेसली।
एग्जाम्पल है द ईगल ग्लाइडेड ग्रेसफुली, द स्केटबोर्डर ग्लाइडेड डाउन द हिल केयरलेसली। लास्ट वर्ड है पर जो फीदर्स, इसका पॉजिटिव कोनोटेशन है सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, कवरिंग्स नेगेटिव कोनोटेशन एसोसिएटेड विद मिसीनेस। तो पहले बच्चे इसका एग्जाम्पल है द पीकॉक डिस्प्लेड इट कलरफुल फीदर्स, और दूसरा एग्जाम्पल है द फीदर्स फ्रॉम द पिलो वर एवरीवेयर। तो प्यारे बच्चों ये सवाल भी यहाँ आकर मुकम्मल हो जाता है। पेज नंबर 33 पे अगला सवाल है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम, यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड इन द सेंटेंस एंड सराउंडिंग लाइंस टू इन्फर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड और फ्रेज। पहला स्टेटमेंट है, सेंटेंस है द ही स्टर्ड हिज वेलवेट हैट, वेलवेट अंडरलाइन है। कॉन्टेक्चुअल क्लू है द वर्ड वेलवेट सजेस्ट अ सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर। इसके बाद यहाँ से अपने लिखना ऑफन एसोसिएटेड विद लग्जरी और कंफर्ट। इनफिनिट मीनिंग का जेंटल और विम्सिकल करेक्टर। दूसरा है प्यारे बच्चों सेंटेंस स्टेटमेंट है एंड होप्ड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास, होप्ड साइडवाइज अंडरलाइन है। टेक्सचुअल इसका क्लू है होप्ड साइडवाइज इंडिकेट्स प्लेफुल मूवमेंट। इनफिनिट मीनिंग है पोलाइटनेस एंड कंसिडरेशन फॉर नेचर। तो ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 35 पे प्यारे बच्चों आपने आ जाना। अगला सवाल ई वाला है जो मैं आपके लिए सोल्व करने वाला इस वीडियो में। एमसीक्यूज हैं, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द इमली डिकिंसon's पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट बेस्ट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन ईच। तो 8 आपको सेंटेंसेस दिए गए प्यारे बच्चों और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम कंटेन्स एन एग्जांपल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। ये एमसीक्यूज वाला सवाल मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। जैसे कि आपके आंसर्स देख सकते हैं। पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है डी मेटाफोर, तीसरे का आंसर है सी, चौथे का आंसर है ए, पांचवें का आंसर है डी सिमिल, छठे का आंसर है ए विजुअल इमेजरी, जबकि सातवें का आंसर है पर्सनिफिकेशन, आठवें का आंसर है डी विजुअल इमेजरी। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ई वाला सवाल भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। पेज नंबर 36 पे सवाल है एफ, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर दैट आइडेंटिफाइज और करेक्टली यूज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो पहले बच्चों इस सवाल को सोल्व करने से पहले ऊपर आपको कंपाउंड प्रेपोजिशन की डेफिनेशन नजर आ रही होगी। आप इससे पहले सही तरीके से समझ लें ताकि आपको ये एमसीक्यूज करने में आसानी हो। आपको 5 एमसीक्यूज दिए गए हैं, हर एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस हैं। आपने सही कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज करना है। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, ऑन, बाय, इनटू, एट। दूसरा चूज अ सेंटेंस दैट करेक्टली यूज अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। ये सवाल भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, हल कर दिया है। तो ये आंसर्स नोट कर लें। पहले का आंसर है प्यारे बच्चों सी इनटू, दूसरे का आंसर है सी द चाइल्ड जंप्ड ऑन टू द बेड, तीसरे का आंसर है डी इनसाइड अ टाइम लिमिट, चौथे का आंसर है ए शी रेन इनटू द हाउस एंड सेट बिसाइड हर ब्रदर, पांचवें का आंसर है सी ड्यूरिंग। इस तरीके से प्यारे बच्चों कंपाउंड प्रेपोजिशन से रिलेटिंग जो एमसीक्यूज है वो भी मैंने आपके लिए हल कर दिए हैं। पेज नंबर 38 पे प्यारे बच्चों आपने आ जाना। इसके बाद आपका जी वाला सवाल, रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द preposition phrase, then write whether it is an adjective phrase adj or an adverb phrase adv। तो प्यारे बच्चों preposition phrase, adjective phrase, adverb phrase ये तीनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए ग्रामर की। ये ऊपर बुक के ऊपर मेंशन है, आपको उनको पहले सही तरीके से समझना होगा, फिर ही जाकर आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। 6 सेंटेंस आपको दिए गए, आपने इनमें से पहले अंडरलाइन करना प्रेपोजिशन फ्रेज को, फिर बताना कि जो ये सेंटेंस है ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे कि पहला सेंटेंस है द कुकीज इन द जार आर डिलीशियस, दूसरा शी स्पोक विद कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तीसरा दे ड्रोव थ्रू द सिटी एट नाइट। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पांचवा ही लेफ्ट before sunrise to catch the train, छठा the flowers by the window are blooming। तो प्यारे बच्चों ये सवाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आंसर है। पहले सेंटेंस में अंडरलाइन करना है प्रेपोजिशन फ्रेज में आपने इन द जार को, दूसरे में विद कॉन्फिडेंस, तीसरे में थ्रू द सिटी, चौथे में बिहाइंड द फेंस, पांचवे में बिफोर सनराइज और छठे में बाय द विंडो। तो आपने ये प्रेपोजिशन फ्रेज को अंडरलाइन कर लेना है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। पहला आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, दूसरा एडवर्ब फ्रेज है, तीसरा एडवर्ब फ्रेज है, चौथा एडजेक्टिव फ्रेज है और पांचवा एडवर्ब फ्रेज है, जबकि छठा आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। इस तरीके से जी वाला सवाल भी यहां कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 38 पे ही प्यारे बच्चों एच वाला सवाल है, यूज द गिवन प्रेपोजिशन फ्रेजेस टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनाने प्यारे बच्चों आपको 6 preposition phrases दिए गए during the meeting beside the curve without a doubt before the concert near the river over the hill। आप इनको sentences में यूज करना है। तो ये भी मैंने आपके लिए हल कर दिया सवाल। तो प्यारे बच्चों आप ये sentences लिख लें।
बहुत इजी सेंटेंसेस मैंने आपके बनाए। ड्यूरिंग द मीटिंग आई ऑब्जर्व्ड हिम ड्यूरिंग द मीटिंग। दूसरा है बिसाइड द कफ, माई कैट स्लीप्स बिसाइड द कफ विदाउट अ डाउट। I can say without a doubt that he will qualify the exam. Before the concert, we had our dinner before the concert near the river. We used to sit near the river in the evening. Over the hill, we saw an aeroplane over the hill. इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर एच प्रेपोजिशन फ्रेजेस को आपने सेंटेंसेस में यूज करना, तो ये भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो कि एक नज़म है, A bird came down the walk, इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो मैं आपके इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ, पेज नंबर 40 पे मौजूद है। राइटिंग स्किल्स का ए राइट अ समरी ऑफ इमिली डिकिंसon's पोएम A bird came down the walk, इंक्लूड द मेन आइडिया, की इमेजरी एंड इमोशनल टोन ऑफ द पोएम as it portrays the interaction between the speaker and the bird. Focus on conveying the essence of the poem without including the person opinion or interpretations. तो प्यारे बच्चों समरी आपके लिए मैं लिखूंगा, बहुत ही आसान वर्डिंग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हैं, इमिली डिकिंसon's poem describes a quiet moment when the speaker secretly observes a bird walking on a path. The bird behaves naturally, biting a worm in half and eating it, drinking dew from the grass and politely stepping aside to let a beetle pass. The speaker uses vivid imagery to describe the bird's rapid and nervous eyes, comparing them to frightened beasts, and refers to its soft head and as velvet. When the speaker offers the bird a crumb, the bird becomes cautious and flies away. The bird's flight as described with graceful imagery, comparing it to oars dividing a smooth ocean or butterflies leaping silently through the air. The emotional tone of the poem is calm, observant and delicate, focusing on the gentle interaction between the speaker and the bird. तो प्यारे बच्चों यहाँ आकर चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों के जवाब नोट कर लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।